हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का जो है सैम्पल पेपर 2024 के लिए 2023-24 का जो सेशन चल रहा है, इसमें मार्च 2024 में जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए आपका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो कैसा रहने वाला है। अब की बार जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर्स आते थे उनसे काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं और जो कि अब की बार हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट भी लगे पेपर थोड़ा सा। मतलब पहले जो पेपर आता था पिछले सालों में जो पेपर आया उससे डिफ़िकल्ट पेपर रहने वाला है केमिस्ट्री का। अब की बार ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा बस। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको सैम्पल पेपर्स की वीडियो चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको सैम्पल पेपर की PDF या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए या फिर जो है आपको इनकी आंसर की, देखो सैम्पल पेपर के आंसर की साथ में ही दे रहा हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें आपको cclchapter.com गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हरियाणा बोर्ड के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, आपका जो पेपर है केमिस्ट्री का, फिलहाल जो बोर्ड ने दिया है हमको वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए दिया है। लेकिन अगर आपने हिंदी मीडियम में ले रखा है, रसायन विज्ञान लेके बैठे हुए हो, तो डरना नहीं है। सेम पेपर देख लो, आप सेम वीडियो देख लो, आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। अब देखो, आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 घंटे का, और आपको जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे पेपर में वो आएंगे 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अब ये जो पेपर है ये अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है, जो कि ये बता भी रहे हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक है, जिसमें MCQ है, सिर्फ MCQ यानी कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस। 18 ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर। इन्होंने सेक्शंस बना रखे हैं, छोटे क्वेश्चन अलग, बड़े फिर बड़े फिर बड़े, ऐसे करके। और टोटल आपको 35 जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब चलो देखते हैं सेक्शन ए को। हमारे सेक्शन ए के अंदर जो है 18 MCQ है। सॉल्यूशन देखते हैं इनका। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोजेज पर्नीशियस एनीमिया। तो कौन सा विटामिन है वो? विटामिन B12। In comparison to 0.01 m solution of glucose, the depression in freezing point of 0.01 mole of MgCl2 solution is। देखो, ये सॉल्यूशन बता रहे हैं कि ग्लूकोज का इतना सॉल्यूशन है, और इसका जो बताना कि इसका जो सॉल्यूशन है 0.01 मोल जो है इस केमिकल का, तो वो कितना रहेगा। ग्लूकोज के लिए आपको पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इनका जो है ना दोनों का मोल निकालना है, तो वो कितना आएगा? अबाउट 3 टाइम्स आएगा। फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दी गई है अजीब सी, और इसके लिए हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कौन सा रहेगा हमारा? ग्राफ रहेगा हमारा B ऑप्शन वाला। ठीक है, अब ये जो है ना, आपको अगर आपने ग्राफ वगैरह बनाए हैं, ऑब्जर्व करें, ये तभी होंगे। देखो, अब मैं कह रहा हूँ शुरुआत से, ये आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो काफ़ी हार्ड अब की बार रहने वाला। पहले ऐसे अजीब व गरीब क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते थे, बट अब की बार से मिलेंगे आपको। कुछ क्वेश्चन ईजी भी रहेंगे पास होने के लिए, बट हाईएस्ट स्कोर के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी। For a first order reaction, the time taken to reduce the initial concentration by a factor 1/4 is 20 minutes. The time required to reduce initial concentration by a factor of 1/16 is। तो 1/16 के हिसाब से हमें बताना है, तो वो कितना टाइम फैक्टर रहेगा। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाना है, आंसर रहेगा 14 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम अमलगम गिव्स। तो क्या देता है वो हमको? वो देता है हमको सोर्बिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक KOH एंड P टोल्यूडाइन फॉर्म। तो वो क्या, कौन सा जो है केमिकल बनाता है? वो बनाता है H3C। और ये जो स्ट्रक्चर है, देखो स्ट्रक्चर का आपको वैसे नामकरण भी पूछ लेते कभी कभार, बट ज़्यादा नहीं पूछते। अभी जो है इन्होंने ट्रेंड धीरे धीरे कम कर दिया इस चीज़ का। हाँ, रिएक्शंस जरूर आएंगी, रिएक्शंस आपको करनी आनी चाहिए उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 1 मोल CrCl3.6H2O इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3, 3 मोल दे रखे हैं AgCl आर ऑब्टेन्ड, द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स इज। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? तो वो रहेगा ये वाला फॉर्मूला D, CrH2O6 और Cl3। ठीक है,
मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोल्यूइन इन सनलाइट फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यील्ड। तो इससे क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। देखो घुमा फिरा के ना ये रिएक्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा देंगे आपको। अब रिएक्शन आती नहीं है, डर लगता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। एट pH 11, pH दे रखा है हमको 11, Cr2O7 2 नेगेटिव आयन जो है चार्ज टू चेंजेस टू। तो इस pH पे ये जो केमिकल कंपाउंड हमको दिया गया है, इसका जो है अगर हम pH 11 कर दें तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 वाला, ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन CrO4 2 नेगेटिव। इथेनॉल ऑन वार्निंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन, 413 केल्विन का जो है टेम्परेचर देते हैं इथेनॉल में, तो वो क्या बनेगा इसकी प्रेजेंस में, ठीक है। तो उससे बनेगा हमारा डाई इथाइल ईथर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रिएक्शन ही है सारी की सारी, ऐसा नहीं है कुछ अजीबोगरीब चल रहा है, रिएक्शन आएंगे आपके पेपर में भर भर के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल डिजोल्व इन alkali solution after it undergoes reaction with the Hinsberg reagent। तो हिंजरबर्ग रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा हमारा CH3NH2, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये जो है एक रिएक्शन चेन दे रखे हमको ABCD नाम से, तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो D है ये क्या बनेगा। शुरुआत में फिनोल हमको दिया गया है, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करो, यहाँ पे कुछ बनेगा, उसको CO2 से रिएक्ट कराओ, फिर कुछ बनेगा, फिर H + H2O ये /H2O इससे रिएक्ट कराओ और उसके बाद कुछ बनेगा, उसको इससे रिएक्ट कराओ और फिर कुछ और बनेगा। तो ये जो D बनेगा ये क्या बनेगा हमारा, वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वो बनेगा हमारा एस्पिरिन। देखो डायरेक्ट याद करने का जुगाड़ नहीं है, रिएक्शन आपको करनी आनी चाहिए इन चीज़ों के लिए, नहीं तो दिक्कत बहुत होगी पेपर में आपको। एनिलीन ऑन ऑक्सीडेशन विद Na2Cr2O7 एंड H2SO4 गिव्स। तो ये जो है एनिलीन है, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं इसके साथ में और इसके साथ में, तो हमको क्या मिलने वाला है, तो हमको मिलने वाला है P बेंजोक्विनोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये देखो ये थोड़े से है ना जो आपको अजीब से क्वेश्चन मिल सकते हैं आगे, इसके बाद में 14th क्वेश्चन के बाद कुछ अजीब से क्वेश्चन हैं जो पहली बार हमको इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। पहले 14 क्वेश्चन कर लेते हैं। वी आर हैविंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 लेबल्ड XYZ, लेबल लगा रखे उन पे, एक्वस सॉल्यूशन है इस केमिकल का, ठीक है। विद द कंसंट्रेशन ऑफ 0.001 मोल, 0.01 मोल और 0.1 मोल रिस्पेक्टिवली। ये X का है, मतलब जैसे देखो X है ना, तो X का शुरू में है, फिर Y का है, फिर Z का, ठीक है। वैल्यू ऑफ द वॉन्ट हॉफ फैक्टर फॉर दीज सॉल्यूशंस विल बी इन ऑर्डर। तो इनका जो ऑर्डर होगा इस फैक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो वो क्या रहने वाला है, तो वो रहेगा IX बराबर रहेगा IY के और IY बराबर रहेगा IZ के, यानी कि हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये देखो ये है बड़े अजीब से क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन भी कह सकते हो, सबसे इजी क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि इनकी मर्जी है कुछ भी पूछ ले। अब देखो इनमें करना क्या होता है, आपको जो है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा ऑलमोस्ट आपको ये, क्योंकि अब की बार ये CBSE से कुछ ज़्यादा इंस्पायर हो गए और ये क्वेश्चन आते थे CBSE में, अब हमारे बोर्ड में भी दे दिए भाई इन्होंने। 4 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। हाँ 4 क्वेश्चन है। अब देखो इनमें क्या रहेगा, इनमें कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, तो इनमें जो है 4 ऑप्शन कैसे रहेंगे, आपको पहले 2 स्टेटमेंट चेक करनी है। 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी A और R, ठीक है। A के अंदर जो है आपको देखना है कि वो क्या बात बोल रहा है, क्या वो सही बोल रहा है या गलत सलत बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद उससे का रीजन, उसका रीजन जो है यहाँ पे नीचे R में दिया जाएगा। अगर वो रीजन उससे मैच नहीं करता तो आपका ये समझ लेना कि वो गड़बड़ मामला है, ठीक है। मतलब वो आर पहले तो दोनों स्टेटमेंट देखनी पड़ेंगे आपको। अब ऐसा नहीं है कि आर को अब आप उससे रिलेट करने लग गए सीधे, पहले ए को सोल्व करना है, देखना है सही है सेंटेंस, मतलब जो बात बोल रहे हैं या गलत है। आर को भी सेम देखना है कि गलत है कि सही है। अब दोनों देख लिए, उसके बाद देखो कि आर के लिए ये रीजन सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रिलेट कर रहा है तो एक ऑप्शन रहेगा, रिलेट नहीं करता है तो दूसरा ऑप्शन रहेगा। समझ गए। देखो अब यहाँ पे समझा देता हूँ ऑप्शन कैसे चूज करने हैं। बोथ A एंड R आर ट्रू, अगर दोनों सही निकलते हैं और
जो रीजन दे रखा है वो भी सही है, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगर आर और ए दोनों सेंटेंस तो सही है, सेंटेंस का मतलब इंग्लिश ग्रामेटिकल एरर नहीं देखनी आपको देखनी है उसमें जो बात बोली जा रही है वो क्या सही है। तो वो अगर दोनों की सही है और लेकिन रीजन नहीं मिल रहा उसका उससे कोई मिलता जुलता, तो वहां पर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। और अगर कोई सेंटेंस में गलती ही मिल जाती है तो या तो आर फॉल्स होगा या फिर ए फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू रहेगा। तो ऐसे 4 ऑप्शन है और आपको इनको चूज करना है। चलो देखते हैं अब क्वेश्चंस को। अब 15वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे असर्शन दे रखा है for CH3COOH the molar conductance of 0.1 mole CH3COOH and equivalent conductance of 0.1 NCH3COOH is same। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ें जो हैं सेम रहेंगी। तो क्या हमारी पहले तो निकाल के देखना पड़ेगा इसको कि क्या सही है कि नहीं है। तो हाँ देखो ये है सही। दीज डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, तो क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती? बिल्कुल ये करती हैं। तो इन्होंने जो ये बात बोली है ये गलत है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या रहेगा। अब देखो आंसर यहाँ पे नहीं है, आंसर ऊपर जाके देखना पड़ेगा। हमें पता लग गया आर गलत है, ठीक है, तो आर गलत है तो कौन से में हार गलत? सिर्फ इस वाले केस में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही सोल्व करना है बस आपको। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। 2 रिएक्शन बता रहे हैं, एक बैकवर्ड रिएक्शन एक जो है फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये मतलब बेसिकली, तो इसके एक्टिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब दूसरा जो है क्या हमें पहले ये देखना है ये जो बात बोल रहे हैं क्या ये सही है। तो हाँ ये बात इन्होंने जो बोली है वो सही है। अब दूसरा है रीजन, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई रिएक्शन इज स्लो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो रिएक्शन स्लो होगी। क्या आपको ये बात सही लगती है? हाँ ये भी बात सही है इन्होंने, लेकिन एक चीज देखो तुम, क्या इसके लिए ये रीजन सेटिस्फाई कर रहा है? अब देखो हमने तो ये तो पता लगा लिया दोनों बात बोल रहे हैं जो वो सही है। अब हमको देखना है कि क्या ये जो है इसका रीजन सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो ये जो है इसको कोई रिलेशन नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी बातें ये अपनी रिएक्शन करने की बात कर रहे हैं ना। क्या बात कर रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक्टिवेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर, वो ज़्यादा होगी। एक स्टेटमेंट दे रहे हैं बेसिकली हमको, और ये भी एक स्टेटमेंट है, इसका इससे कोई लेना देना है कि नहीं यहाँ पे? तो नहीं है लेना देना। तो हम ऑप्शन जाके देखते हैं, ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। आपको ये देखना है इसकी मजबूरी है क्या, ये इससे कोई रीज़न बन रहा है इसका, मतलब जो कुछ सवाल डाउट बचेंगे वो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देंगे वो आर वाले में। अगर वो उसका जो है जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ अपनी ही बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बी ऑप्शन हमें चूज करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, lanthanoids show a limited number of oxidation states whereas actinoids show a large number of oxidation states। तो क्या ये सही है? हाँ ये बात सही है मोस्टली केस में। देखो मैंने अभी तक जितने सैम्पल पेपर देखे हैं, क्वेश्चन पेपर देखे हैं, लगभग ये मान लो 95% में आपका ए जो है सही ही मिलता है, आर में गड़बड़ मिलती है या फिर वो रिलेट नहीं कर पाते फिर आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, रीजन पे देखते हैं। एनर्जी गैप बिटवीन 4f 5d एंड 6s सेल इज सेम वेयर एज देयर दैट बिटवीन 5f 6d 7s सेल इज इन लार्ज। तो देखो अब क्या है, आपको कुछ पल्ले पड़ा क्या? ये जो बातें बोल रहे हैं एफ डी और एस सेल अलग अलग सब सेल हैं ये, और ये बोल रहे हैं कि इज स्मॉल वेयर जो है दैट बिटवीन 5f 6d 7s इज इन लार्ज। तो ये लार्ज में है, तो ये गलत बात है, ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो गलत है हमारी। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा, यानी कि आर वाला गलत है हमारा, ये वाला आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 18th क्वेश्चन, एनिलीन इज मोर बेसिक देन इथाइल एमीन। तो क्या ये सही है? ना रे, ये इन्होंने तो फुद्दू बना दिया, हमारा पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। अब देखो अगर आपको पहली ही स्टेटमेंट या दूसरी स्टेटमेंट गलत मिलती है तो फालतू दिमाग नहीं लगाना उसमें। अगर पहली गलत है ठीक है भाई, समाधान हो गया इसका। तो क्योंकि कहाँ गया ऑप्शन चूज करने वाला, ये रहा, ए इज फॉल्स, सिर्फ एक में ही फॉल्स मिलेगा ये आपको। तो अब फालतू दिमाग लगाना ही नहीं, पहले ढूंढना है कि क्या गलत है। अगर गलत है तो आप बच जाओगे बकवास करने से।
अगर गलत नहीं मिलता है फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। अब उसके बाद आएगा आपके पास में सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में जो है हमें 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर हमको जो है सिंपली उनकी जो है डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन देनी रहेगी। अब देखो इन क्वेश्चंस को मैं नहीं करा रहा हूँ, इनके जो है आप आंसर के डाउनलोड कर लेना डायरेक्टली, क्योंकि ये रिवीजन टाइप के क्वेश्चन है, याद करने वाले क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है कि आपको मैं बता दिया और आपको याद रह जाएंगे, आप फिर से भूल जाओगे। आंसर की डाउनलोड कर लेना, वो बेस्ट तरीका, ठीक है। फिलहाल देखते हैं 19th क्वेश्चन है, जो कि 2 क्वेश्चन देंगे एक नंबर के। फिर 20th क्वेश्चन है, जिसमें हमको ऑप्शन भी दिया जा रहा है साथ में, जो कि थोड़ा अच्छी बात है। अब उसके बाद में 21st क्वेश्चन, 22, 23, 24, ज़्यादातर में आपको देखो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा फायदा रहेगा आपको याद करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट ऑन, इफेक्ट वगैरह ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इफेक्ट का, कि उसमें ऐड कर दो तो क्या इफेक्ट रहेगा इसके ऊपर, अलग अलग ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। फिर आएगा सेक्शन सी, जिसके अंदर होंगे एक नंबर के 3 क्वेश्चन, या फिर 3 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बेसिकली, जिसमें आपको जो है यहाँ पे जैसे पूछा गया रिलेटेड टू प्रोटीन, इनमें से इनको बताना है क्या रिलेशन है प्रोटीन के साथ में, ऐसे ही रहता है कुछ, या फिर ये डायग्राम वगैरह टाइप के, मतलब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे बेसिकली। और वी राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जरूर ध्यान रखना, आपकी बुक में जो है एक रिएक्शन वाला चैप्टर है, जिसमें अलग अलग नाम की रिएक्शन है। ज़्यादातर तो उनमें से पूछ लेते हैं, कोई रिएक्शन का नाम बोल देंगे वो कि हाँ ये रिएक्शन है, जो इसको कंप्लीट करके दिखाओ, या फिर जो है आपको ऐसे कोई भी रिएक्शन दी जाएगी और उसको आपको सोल्व आउट करना रहेगा कि हाँ ये रिएक्शन है, इसको अब पूरी करना है हमको, ठीक है। चलो आपको मैं बता देता हूँ रिएक्शन क्या बनेगी। देखो जैसे C6H5CHO, इसकी प्रेजेंस में, केमिकल की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, तो क्या कंपाउंड बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड NHCO NH2, ऐसे जो है आपके कंपाउंड बनेंगे, बस वो जो आएगा वो आपको लिखना है आंसर, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे भी रिएक्शन करानी है इस कंपाउंड की प्रेजेंस में, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें आपको जो है ये सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे COO हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से, और बाकी जो है कुछ इवेपोरेट वगैरह हो जाती है कुछ चीज़ें, मेन आपको जो है मेन जो कंपाउंड बनेगा वो आपको दिखाना है, ठीक है यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको जो है सिंपली रिएक्शन करनी है। इसमें भी क्या रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड O, इस वाले में डबल बॉन्ड O हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे रिएक्शन करनी है और वो दिखानी है। ऑप्शन में भी देंगे आपको, इनमें जो है कन्वर्जेंस करनी है, यानी कि इथेनॉल को ब्यूट टू इनॉल में बना दो, या फिर ऐसे करके कन्वर्जन में भी आपको दिया जाएगा कि या तो आप कन्वर्जन कर दो, या वो ऊपर जो रिएक्शन दे रखे वो बना के दिखा दो। अब कन्वर्जन वाली भी आसान होती है, इतनी मुश्किल नहीं है, बट कन्वर्जन के प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल में क्या ऐड करना है, वो आपके डिसीजंस होंगे पूरे के पूरे। फिर उसके बाद दिया जाएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में होंगे आपके बड़े क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है इनको बोला जाता है केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चन आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। अगर आपको कुछ स्टोरी लाइन जो है ये बताते हैं, अगर वो आपको समझ में आ जाती है। अब की बार ये पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको टाइप के क्वेश्चंस को भी, और ये बड़े क्वेश्चन है 5-5 नंबर वाले, ठीक है। कहीं आप छोटे छोटे क्वेश्चन सोचो इनको, और पहली बार इंट्रोड्यूस है, पहले CBSE में आया करते थे। इनमें क्या होता है, आपको एक पहरा दिया जाता है, अच्छा प्यारा सा पहरा, और उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से पास करने वाला सबसे बढ़िया जुगाड़ है। देखो, वन ऑफ द लेटेस्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बोल रहे हैं कि हमको जो है बॉन्डिंग के बारे में अगर पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो सबसे बढ़िया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, विच कंसीडर मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी द आयोनिक अनलाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। It considers the effect of ligands on the relative energy of d orbital of the central metal atom ion. In free transition metal ion, all the d orbitals are degenerate. देखो ये अपनी थ्योरी बता रहे हैं पूरी बेसिकली। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये क्या होती है। ड्रा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम ऑन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब देखो कुछ तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का, साथ में कुछ हेल्प ये वाला जो पहरा है ये करेगा। इसमें से क्वेश्चन ऐसे नहीं है जैसे अनसीन पैसेज हम करते हैं वैसे आंसर नहीं मिलेंगे, कहीं तुम सोचो वैसे आंसर मिलेंगे। आपको क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे इसमें, ये जो ऊपर पढ़ोगे ये आपको हेल्प करेगा, आपको सजेस्ट करेगा सिर्फ ये, ठीक है। ये इसमें आंसर नहीं मिलेगा, कहीं इसमें ढूंढते रहो, इसमें सिर्फ सजेशंस होंगी। उसके बिहाफ पे आपको जो है यहाँ पे इनके क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, आपको अपना दिमाग भी साथ में लगाना पड़ेगा। अब आपने पढ़ा होगा, कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो ही कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जो है आगे यहाँ पे दे रखा है एल्काइल हैल्डाइल वाला क्वेश्चन, SN SN1 2 वाला। अब इसमें भी जो है देखो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी हमको एक थ्योरी पढ़ाई गई है छोटी सी, और उसके बिहाफ पे फिर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लिए हमसे। ये ऐसे ही होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको जो कि आपको सोल्व करने 10 नंबर के रहेंगे आपके पेपर में, ठीक है। उसके बाद आएगा सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर जो है यहाँ पे नहीं 10 नंबर के, 10 के ही है क्या, मैंने गड़बड़ बना दी शायद, है ना मामले में। 10 के नहीं थे, ये थे 3 नंबर के आई थिंक। हाँ 3 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के, सॉरी मैं 5 का बोल रहा हूँ। 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई आएगा। सेक्शन ई के अंदर हमको 5 नंबर का मिलेगा शायद से, हाँ ये सेक्शन ई है हमारा 5 नंबर वाला। तो इसमें भी सेम आपको रिएक्शन करनी है। और इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, बड़ा क्वेश्चन का मतलब होता है कोई बड़ा ऐसे 5 नंबर का स्पेशल क्वेश्चन बना के नहीं देते लोग। मोस्ट ऑफ द केसेज में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी मैंने देखा है ये चीज़, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे देखा 3 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया, अब हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर में पूछ ले आपसे, ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको सबसे बेस्ट अगर आपको स्टडी करनी है, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है, प्रीवियस ईयर एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लेना सारे सालों के जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी ईयर्स के आपको मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं मैं बता दूंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहो, सारी हेल्प करूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये वाला सैम्पल पेपर कर लेना, और साथ में जो आपने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है वो कर लेना, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर भी करके जाते हो तो भी आप पास हो जाओगे, पास होने की टेंशन नहीं है। लेकिन आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये लोग घुमा देते हैं केमिस्ट्री के पेपर में, बहुत दिमाग खराब होता है। अब तक मैंने जितने पेपर्स देखे हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्टों में, सबसे जो डिफिकल्ट पेपर बनता है वो केमिस्ट्री का ही बनता है। और उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, क्योंकि हमें जो है बेसिक थ्योरी जो डाउट्स हैं क्लियर नहीं होते और वहीं पे अटक जाते हैं हम सारे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार घुमा देते हैं और फिर गड़बड़ होती रहती है। अब यहाँ पे जो है आसान भी देते हैं, देखो ये वाला आसान सा क्वेश्चन है, तो 3 नंबर में 3 पॉइंट हमको क्लैरिफाई करने हैं। यहाँ पे ऑप्शन, इसमें जो है देखो ये ऑप्शन भी देते हैं कुछ क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है, ऑप्शन मिलते हैं बहुत सारे, बट फिर भी हम नहीं कर सकते। कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक पोर्ड, सिंपल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ना। व्हाट इज द राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी, हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग, मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करना है हमको। यहाँ पे क्या करना है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इनका जो है स्ट्रक्चर बनाना है हमको, कि मतलब जो रिएक्शन होगी वो कैसी होएगी, क्या करना है हमको, वो स्ट्रक्चर छाप के दिखाना हमको, ठीक है। जैसे ये वाली रिएक्शन है हमारी, इस वाली रिएक्शन में क्या करना है, ये वाला बीच वाला ऐसे कैसे रहेगा जो कंपाउंड बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो मैं बना देता हूँ आपके लिए, ये लो बन गया, अरे टेढ़ी में डिज़ाइन खींच देता हूँ यार मैं भी, ये लो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे, और ये होगा CHO ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा NO2, ठीक है। ये इस वाले का आंसर है ये। तो ऐसे जो है आपको स्ट्रक्चर छाप के दिखाने हैं, और ये क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में 5 नंबर में, मतलब इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी इस क्वेश्चन को 3 नंबर में दे दिया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन को, जिसमें आपको जो है मतलब ऐसे डायग्राम दे देंगे या कोई कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे उसका स्ट्रक्चर छाप दो या रिएक्शन कंप्लीट करो, ये ही आता है। अब जो टीचर्स आपको रटवाते हैं हिंजरबर्ग और पता नहीं फालतू आलतू बहुत सारी रिएक्शन आपकी बुक में, देखो कहाँ ये कभी आपको ये नहीं बोलेंगे भाई ये रिएक्शन करके दिखा दो, उनके नाम याद करने में अटके रहते हो तुम, नाम वाम नहीं पूछते वो लोग कभी भी एग्जाम में। हाँ पहले पूछा करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो है इसका क्रेज बिल्कुल खत्म है। आपका एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक के आसपास कुछ, तो उनमें जो है कुछ नाम है, शायद 10, 12 या 15 रिएक्शन है, अलग अलग साइंटिस्टों ने उनके नाम पे रख रखी है, इसकी रिएक्शन उसकी रिएक्शन। पहले पूछते थे एग्जाम में, अब वो रिएक्शंस पूछनी बंद कर दी हैं। अब आपसे सीधा एक केमिकल कंपाउंड छाप के दे देंगे और बोलेंगे भाई इसका डायग्राम, मतलब जो है डायग्राम बना दो या रिएक्शन को कंप्लीट करो, बस उतना ही करना है हमको। इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर छापना है ये वाला। चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, नीचे का जो है वो 0 ऐसे वाला रहेगा, ठीक है, और ऊपर जो हमारा हो जाएगा COOH, ठीक है। ऐसे बस रिएक्शन करके दिखानी है और कुछ बकवास नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। इनके सारों के स्ट्रक्चर छापने हैं, इनके भी नीचे वाले का C ऑप्शन का भी ऑलमोस्ट सेम सा ही है। यहाँ पे इसमें जो है O की जगह पे आ जाएगा NOH, ऐसे करके आ जाएगा इस रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में, ऐसे आसान बनेगा। अब जैसे इन्होंने है इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया ना, HCHO और कंसनट्रेटेड NOH दिया, रिएक्शन कर दो, तो आपको सिंपल रिएक्शन करके दिखानी है बस, CH3OH
प्लस HCOONA, ऐसी रिएक्शन हो गई कंप्लीट, बस हो गया आपका, है ना। ऐसे करनी है, कोई ऐसे डरना नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद में ऐसा नहीं, अगर आपको नहीं आती ये बोलोगे सर हमसे रिएक्शन नहीं हो पाती, तो फिर केमिस्ट्री में गलत आए हुए वैसे तुम। लेकिन और में भी आपको क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको सिंपल थ्योरी लिखनी है, जैसे कि केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। ये फिनोल को बेंजोइक एसिड से अलग करने के लिए केमिकल कौन कौन से हम टेस्ट कर सकते हैं। एक नंबर में ऐसा नहीं है कि तुम बकवास चेप के आ जाओ, जैसे इन्होंने बताया है फिनोल गिव्स वायलेट कलरनेशन विद न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन बट बेंजोइक एसिड डज नॉट। ये देता नहीं है FeCl3 के सॉल्यूशन में, और वो देता है बस ऐसे जो है आपको कोई टेस्ट बता देना है सिंपल, एक नंबर में एक टेस्ट, ऐसे सिंपल एक नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनों में या 1 लाइन में आपका खत्म हो जाना चाहिए। उससे बड़ा आंसर मत लिखा करो, ठीक है, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। आपका आंसर गलत करोगे तो फिर तो कौन ही नंबर देगा आपको। तो ये था पूरा पेपर आपका, मैंने दिखा दिया है पेपर। देखो पेपर में 2 चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है जब आप पेपर को सोल्व करो या मतलब एनालिसिस करो, बेसिकली मतलब पेपर में लिखो जब फाइनल टाइम पे 2 चीज़ें तैयार करके जाना। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के एग्जाम में, रिपीट होते हैं, इतने नहीं होते, लेकिन आप सोचो कि सर सारे रिपीट हो जाएंगे, सारे रिपीट नहीं होते, लेकिन अगर आपने उन पेपर्स को सोल्व करा है तो आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल की डिफ़िकल्टी आती है केमिस्ट्री के पेपर में, कितना डिफ़िकल्ट पेपर आता है। उसके अलावा आपको एक और चीज़ समझ आएगी, वो ये है कि आपको जो कोई क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, मोल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले कौन से लगाने हैं, कैसे सोल्व होगा, और उसी के बेस में जो मोल टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो पिछले साल के क्वेश्चंस जैसे ही होते हैं, बस वैल्यूज़ बदल देते हैं। आपको आता होगा इतना तो वैल्यूज़ बदल देंगे तो कैसे सोल्व होगा, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये पेपर्स जरूर सोल्व करके जाना। चलो ये था हमारा सैम्पल पेपर जिसका मैंने MCQs का सॉल्यूशन करा दिया है। बाकी आंसर की वगैरह मैं बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे रहेगा। गूगल पे जाना है, cclchapter.com लिखना है, ठीक है। ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने। अब इस वाली वेबसाइट में यहाँ पे आना है क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे 2016 से लेके 2023 तक के, ठीक है। ये सारे पेपर मिल जाएंगे और साथ में सैम्पल पेपर भी है यहाँ पे। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे सब्जेक्टों के लिखे हुए मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मॉडल पेपर में जाना है, सैम्पल पेपर मॉडल पेपर एक ही चीज़ होती है। उसके बाद में अपना बोर्ड चूज करना है, हरियाणा बोर्ड, और फिर जो है हम जाएंगे 12th क्लास के सेक्शन में, और सॉरी यहाँ पे है 12th क्लास का सेक्शन हमें चूज करना है सैम्पल पेपर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री, ये रही देखो केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर और उसकी आंसर की। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे एक चीज़ बता दूँ, अब की बार बोर्ड वालों ने फिजिक्स का सैम्पल पेपर नहीं दिया है, कहीं तुम ढूंढते रहो। फिजिक्स का सैम्पल पेपर अब की बार बोर्ड की ऑफिशियल साइट से ही नहीं आया है भाई, पता नहीं क्या किया उन्होंने, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी। आंसर की तो आई थी बोर्ड की साइड से, क्वेश्चन पेपर नहीं आया, मतलब आंसर की का क्या करे भाई, जब पेपर ही नहीं है हमारे पास में, तो वो नहीं है अवेलेबल। बाकी सब्जेक्टों का आपको मिल जाएगा, ठीक है, मतलब मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल वगैरह जो भी आपने ले रखा है उनके आपको पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ से कर लेना, ठीक है। वैसे ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जाओगे तो यहाँ पे हरियाणा बोर्ड चूज करना है, और यहाँ पे आपको 12th क्लास के जो है 16, 17, 18 सारे सालों के पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी अच्छे और काम के अपडेट्स आपके लिए आने वाले हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।